गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि के बारे में। जैसा कि कल हमने प्रोजेक्ट विधि के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के समूह में बांटकर उनको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दिए थे, जिसके आधार पर वे किसी भी समस्या का हल निकाल सके। इसी प्रकार यह विधि भी क्या है, समस्या समाधान विधि है। यह भी क्या है, प्रोजेक्ट विधि के समान ही विधि है। ये किसके समान है? प्रोजेक्ट विधि के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके प्रोजेक्ट विधि के अंदर छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाते थे, जबकि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत छात्र वो क्या करते हैं कि उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उन समस्या को वो चुनाव करते हैं और उसके बाद में उस समस्या के हल तक पहुंचते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो अध्यापक की भूमिका होती है, जो प्रोजेक्ट विधि में जो अध्यापक की भूमिका थी वही इस विधि के अंतर्गत में अध्यापक की भूमिका होती है। अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, जबकि समस्या का समाधान स्वयं छात्र ही करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह विधि भी एक प्रोजेक्ट विधि के ऊपर ही आधारित विधि है। इस विधि की कुछ परिभाषा है। सीवी गुड के अनुसार एक परिभाषा है, वो इस प्रकार से है: शिक्षण की वह विधि जिसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को की उत्पत्ति करके शिक्षा दी जाए। शिक्षण की वह विधि जिसके अंदर कुछ ऐसी चुनौतियां उत्पन्न की जाए या समस्या उत्पन्न की जाए, उसके बाद में शिक्षा दी जाए, जिनका समाधान यह एक ऐसी जिनका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी मुख्य समस्या का समाधान, उससे संबंधित अनेक समस्याओं के सामूहिक समाधान द्वारा हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि में पहला तो क्या होता है, छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की इस विधि के अंदर चुनौतियां दी जाती है, फिर उन चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक होता है। अतः यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत मुख्य समस्या का समाधान किस आधार पर किया जाता है, उससे संबंधित कई प्रकार की अन्य समस्या होती है, उन समस्याओं को सामूहिक रूप से समाधान करने पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये समस्या समाधान विधि थी। अब हम समस्या समाधान विधि के सोपान के बारे में पढ़ेंगे। समस्या समाधान विधि के मुख्य रूप से 6 सोपान है। वे इस प्रकार से: पहला, समस्या का चुनाव करना या समस्या का चयन करना। समस्या समाधान विधि का पहला सोपान यह है कि किसी भी प्रकार की समस्या का चुनाव है वो छात्र किस प्रकार से करता है। अध्ययन के समक्ष आने वाली समस्याओं का चुनाव करना उसका पहला बिंदु होता है। यदि समस्या नहीं होती तो इस विधि का प्रयोग है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है समाधान के लिए योजना बनाना। अगर व्यक्ति के सामने समस्या आती है तो उसको किस प्रकार से निपटारा उसका करना है, उसके लिए व्यक्ति क्या बनाता है, प्लानिंग करता है। जैसे एक अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व वह पाठ्य योजना का निर्माण करता है, उसी प्रकार समस्या के समाधान के लिए किसी प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। फिर सामग्री का उपयोग, आयोजन। हम उसके बाद में हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तीसरा सोपान ये जानकारी देता है कि समस्या समाधान के अंतर्गत किस प्रकार से उस सामग्री का आयोजन किया जाए जिसकी वजह से वह समस्या का निराकरण हो सके। इस प्रकार की सामग्री को संग्रहित करना। फिर नेक्स्ट है परिकल्पनाओं का चयन। परिकल्पनाओं का मतलब होता है कि हम समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचार गोष्ठी का आयोजन करना, जिसके द्वारा छात्र विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से समस्या के बारे में सोचेंगे, जिससे समस्या का समाधान है वो आसानी से हो सकता है। फिर नेक्स्ट है सामग्री व तथ्यों का निष्कर्ष। जैसे ही हम सामग्री का आयोजन किया जाता है तो सामग्री हमें यह निष्कर्ष निकालना है, इस तथ्य पर पहुंचना है क्या हमने जो सामग्री का आयोजन किया है वो सामग्री क्या समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त आवश्यक है या नहीं है। ये तो इस प्रकार से हम सामग्री के संबंध में भी हमें उस हल तक पहुंचना है। यदि समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगी है तो बढ़िया बात है, वरना हमें दूसरी सामग्री का आयोजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्थायी निष्कर्ष एवं उपयोग।
उसके बाद में अंतिम जो रहता है उसके अंतर क्या निकाला जाता है, समस्या के हल के रूप में पूर्ण रूप से स्थायी निष्कर्ष निकाला जाता है और इस विधि के माध्यम से समस्या को आसानी से हल किया जाता है और इन निष्कर्षों का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो कर सकते हैं। फिर समस्या समाधान विधि के ये तो सोपान थे जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के थे। पहला है समस्या का अध्ययन करना, फिर समस्या के लिए योजना बनाना, फिर सामग्री का आयोजन करना समस्या से संबंधित, उसके बाद में परिकल्पनाओं का चयन करना, उसके बाद में सामग्री व तथ्यों की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करना, उसके बाद में स्थायी निष्कर्ष तक निकलना और उनका उपयोग करना। इस प्रकार से 6 सोपान थे। अब हम इसके गुणों के बारे में गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है संघर्ष की क्षमता का विकास। इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्या होती है। उन समस्याओं को निपटारा करने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार से संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अतः इस विधि के माध्यम से छात्रों में संघर्ष शक्ति का विकास हो सकता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है आनंद की प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत आनंद की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि छात्र है किसी भी समस्या को हल करने के लिए वह आनंद के साथ में समस्या का हल करता है और उसे अकेला समस्या को निपटता है, जिससे वह आनंदित रहता है। फिर है मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि क्या है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह विधि छात्र केंद्रित है। क्योंकि इसके अंतर्गत अध्यापक की जो मात्र भूमिका होती है वो क्या होती है, मार्गदर्शक की होती है। सबकी समस्या का समाधान कौन करता है, बालक ही करता है। अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि कैसी है, एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास। इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर के अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्या होती है। उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए छात्र क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान खोज करते हैं कि किस आधार पर समस्या का वो हल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये विधि क्या करते हैं, छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, अर्थात अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली होती है। फिर है तर्क व कल्पना शक्ति का विकास। छात्र किसी भी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, आपस में तर्क वितर्क करेंगे, उनके विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को अपने मन में समझेंगे, जब जाकर वह किसी भी समस्या के हल तक पहुंच पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर तर्क करने की व कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है, जिसकी वजह से वे विभिन्न प्रकार की समस्या को आसानी से हल कर देते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट बात है कि आदत का निर्माण। इस विधि के द्वारा छात्रों के अंदर क्या हो जाता है, स्वयं अध्ययन करने की आदत का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अध्यापक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो छात्र किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करेगा, जब जाकर वो किसी समस्या का हल है वो निकाल पाएगा। अतः इसके अंतर्गत स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार से इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। संघर्ष की क्षमता का विकास हुआ, आनंद की प्राप्ति का मनोवैज्ञानिक विधि है ये। इसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली विधि है। उसके अलावा तर्क कल्पना शक्ति का विकास करने वाली विधि है और स्वाध्याय की भावनाओं का विकसित करने वाली भी विधि है। इस प्रकार से ये इसके गुण थे। अब हम इस विधि के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से दोष हैं इस विधि का? मुख्य दोष है समस्या में कठिनाइयाँ, समाधान में कठिनाइयाँ, सामंजस्य में कठिन है। इस विधि के अंदर सामंजस्य में कठिनाई आती है। कठिनाई इसलिए आती है कि इस विधि के द्वारा जो औपचारिक शिक्षण, जो कक्षागत शिक्षण करवाया जाता है वह मुख्य रूप से नहीं करवाया जाता। इसका मुख्य कारण यह होता है कि यह विधि एक काफ़ी सामंजस्य में कठिनाई नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अंदर अध्यापक है वह मात्र गौण मात्र होता है, अर्थात तो उसकी भूमिका मार्गदर्शक की होती है, जिसकी वजह से वह कक्षा के अंदर सामंजस्य वो स्थापित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ये विधि कैसे महत्वपूर्ण दोष है, सामंजस्य में कठिनाइयाँ आना। फिर दूसरा है पाठ्यक्रम समय व पूर्ण अवधि पर न होना। इस विधि का दूसरा महत्वपूर्ण दोष है, इस विधि के द्वारा हम यदि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने जाएंगे
तो वो कभी भी समय अवधि पर पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये विधि है ये कैसी है, इसके ये विधि एक काफ़ी बहुत ही अपव्यय विधि, समय का काफ़ी अपव्यय करने वाली है। था पूर्ण रूप से निश्चित अवधि में हम पाठ्यक्रम को कभी भी पूर्ण नहीं करवा पाएंगे। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण रूप है। 10 अध्यापक की आवश्यकता। इस विधि से शिक्षण करवाने हेतु 10 अध्यापकों की आवश्यकता होती है और जरूरी नहीं है कि हर अध्यापक है वो दक्ष होगा। अतः इस विधि से अध्ययन करवाने हेतु एक कुशल, दक्ष, योग्य व अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का प्रत्येक जो शिक्षक होगा उसके अंदर ये सभी गुण पाए जाएंगे। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। फिर प्रयोगशाला की आवश्यकता। इस विधि के अंतर्गत जो समस्या का समाधान करना पड़ता है उसके लिए छात्रों को क्या चाहिए, एक अलग ही सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला या कक्ष चाहिए, जिसके माध्यम से वह उस कक्ष में बैठकर सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का निराकरण है वो आसानी से कर सकें। अतः हम कह सकते हैं कि यह विधि बहुत ही महंगी और खर्चीली है, जिसकी वजह से वह समस्या का समाधान है वो नहीं कर सकते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये भी इसका एक काफ़ी दोष है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विधि एक काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत छात्रों के समक्ष समस्या का चयन करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, फिर उनको समाधान करना भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा छात्र स्वयं अपनी समस्या का हल कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर आने वाली विभिन्न कठिन से कठिन परिस्थितियों का वे सामना करने के लिए उत्तरोत्तर तैयार रहते हैं। अतः इस प्रकार से समस्या विधि एक काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।